जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं। उसमें आज हम आपको विदेशी साहित्य में जो ये विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने जो उसका वर्णन किया, उसको हम विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखेंगे। विदेशी साहित्य का मतलब कि जो विदेशी यात्री भारत में आए, देखा समझा, उसका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया, ऐसे साहित्य को हम विदेशी साहित्य के नाम से जानते हैं। विदेशी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी साहित्य को हम तीन भागों में बांटते हैं। हम प्राचीन विदेशी साहित्य को हम तीन भागों में बांटते हैं। इसमें सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक है, यात्री कहे, बात एक ही यहाँ पर है। उसके बाद चीनी लेखक और अरबी लेखक। जो विदेशी यात्री भारत में आए उनके बारे में हम उस पर वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सिकंदर से पहले आए लेखक, या कह लें इनको यात्री। भारत में सिकंदर से पहले, यानी हम सिकंदर के आक्रमण को मुख्य रूप से मानेंगे। भारत में सिकंदर से आने से पहले जो विदेशी लेखक यात्री आए हैं, उनमें से कौन कौन हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिकंदर के समकालीन लेखक, या कहने यात्री। फिर हम बात करते हैं सिकंदर के बाद आए लेखक या यात्री। तो तीन भाग में हम यूनानी रोमन लेखक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर से पहले आए हुए लेखक यात्री, फिर बात करेंगे सिकंदर के समकालीन, फिर सिकंदर के बाद। इन तीनों को बताने के बाद हमारा यूनानी रोमन लेखक पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूनानी रोमन लेखक में। सबसे पहले सिकंदर से पहले आए हुए लेखक या यात्री, इन पर हम लोग बात करते हैं। सिकंदर से पहले जो लेखक यात्री आए हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है, जो सबसे पहले नाम आता है उसका नाम है स्काइलेक्स। ठीक है, उसका सबसे पहले जिसका नाम आता है उसका नाम स्काइलेक्स है। ये स्काइलेक्स भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री है। ये भारत में आने वाला सबसे पहला, यानी आर्यों के बाद अगर भारत में कोई सबसे पहले आया है तो वो था स्काइलेक्स। ये स्काइलेक्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। और हेरोडोटस ने इसके बारे में ये कहा है कि ये सिंधु नदी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में आया था। ये सिंधु नदी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में आया था। इस तरह से भारत में आने वाला सबसे पहला, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि आर्यों के बाद भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी या लेखक या यात्री कौन था, तो उसका नाम था स्काइलेक्स। ये सबसे पहले भारत में आया था।
हम बात करते हैं नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोट्स की बात करते हैं तो ये भारत में दूसरा आने वाला विदेशी यात्री है जिसका नाम हेरोडोट्स है। हेरोडोट्स के बारे में कहा जाता है कि ये इतिहास का जन्मदाता है। ये इसको हम कहते हैं इतिहास का जन्मदाता है। ये इतिहास का जन्मदाता इसको कहते हैं। और हेरोडोट्स के बारे में कहा जाता है कि इसका संस्कृत भाषा में इसका नाम मिलता है हरिदत्त। संस्कृत भाषा में इसका नाम हरिदत्त मिलता है। इस हेरोडोट्स का जो जन्म हुआ था यूनान में हुआ था, यानी इसका जन्म यूनान में हुआ था और इसकी मृत्यु इटली में हुई थी। तो इस हेरोडोट्स के बारे में कहा जाता है कि एक यूनान विद्वान जिसका नाम था सिसरो, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक यूनान का एक विद्वान था जिसका नाम था सिसरो ने ही हेरोडोट्स को इतिहास के जन्मदाता के रूप में संज्ञा दी है। सबसे पहले अगर जिसने इतिहास के जन्मदाता के रूप में पहचान हेरोडोट्स की है तो किसने की थी? सिसरो ने कहा था हेरोडोट्स के बारे में कि ये इतिहास का जन्मदाता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पिता इसे कहा जाता है, उसका नाम है हेरोडोटस। इसी ने ही सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। और हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा है वो विदेश में यानी यूनान में एक हुए युद्ध, जिसका युद्ध का नाम था पेलोपोनेसडाई, उस युद्ध को लेकर के उसने अपना विषय बनाया था, जिसको हेरोडोट्स को भारत का यानी भारत ने इतिहास का जन्मदाता के रूप में जाना था। इसने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हेरोडोट्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है पहले हिस्टोरिका, ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम इसकी है हिस्ट्रीज, और तीसरी पुस्तक का नाम है एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट। इसकी तीसरी पुस्तक का नाम है, हम नीचे लिखे देते हैं, नंबर 3, एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट, एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट, ये इसकी तीसरी पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हेरोडोट्स ये भी कहते हैं कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। चलिए आगे इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 आया था टेसियस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सिकंदर से पहले आए हुए लेखक यात्रियों में इसका नाम आता है। टेसियस ये ईरान का राजवैद था। इसके अलावा ये इतिहास का प्रकांड पंडित भी था। यानी इतिहास की जानकारी इसको अच्छी रूप से इसको जानकारी थी। टेसियस को इतिहास का प्रकांड पंडित भी कहते हैं। इसे जानकारी थी। इसकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम इसकी है, एक पुस्तक का नाम है पार्शिका, और दूसरी पुस्तक इसकी नाम है, पार्शिका के अलावा दूसरी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, पार्शिका में ईरान के व्यापार का उल्लेख है इसमें, और इंडिका में भारत के व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए कि इंडिका नामक पुस्तक सर्वप्रथम किसने लिखी है, तो कहेंगे हम टेसियस ने लिखी। ध्यान रखिएगा, आगे आपको जब मेगास्थनीज बताएंगे तो मेगास्थनीज ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी है।
तो इंडिका के बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि इंडिका कब कब किसने कैसे लिखी, कौन कौन लोग थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लें कि टेसियस ये सिकंदर से पहले आए हुए लेखकों में इसकी गिनती गिनी आती। तो पहला नाम हमने आपको बताया स्काइलेक्स, दूसरा हेरोडोटस और तीसरा का नाम था टेसियस। ये टेसियस की बात करते हैं तो टेसियस ने पार्शिका और इंडिका नाम पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं हम सिकंदर के समकालीन। सिकंदर के समकालीन लेखक या यात्री, ठीक है। तो सिकंदर के समकालीन की बात करते तो ये भी तीन थे। एक का नाम था निर्याकस, एक का नाम था अरिस्टोबुलास और एक का नाम था आनेसिक्रिटस। ये तीन सिकंदर के समकालीन, जब सिकंदर भारत में आया है आक्रमण करने, तो इस सिकंदर के साथ में भारत आए थे। हम बात करते हैं सबसे पहले निर्याकस। ये सिकंदर का सेनापति था। ये इसकी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं मिलती है। अरिस्टोबुलास ने हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक लिखी थी। ये हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक लिखी थी। इसमें सिकंदर के आक्रमण का वर्णन उल्लेख मिलता है। आनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। ये सिकंदर की जीवनी ये पुस्तक लिखी थी। इसमें सिकंदर के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है कि किस तरह सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी। पूरा उल्लेख इसकी पुस्तक मिलता है। ये पुस्तक का नाम है सिकंदर की जीवनी, जिसने लिखी थी आनेसिक्रिटस। पुस्तक का नाम ही था सिकंदर की जीवनी, ठीक है। तो ये वो थे जो सिकंदर के समकालीन, जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। उन्होंने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। अब हम बात करते हैं सिकंदर के बाद। अब बात करते हैं हम लोग सिकंदर के बाद आए हुए लेखक या यात्री। सिकंदर के बाद आए हुए लेखक यात्रियों की बात करते हैं तो भारत में सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में सबसे पहले जिसका नाम आता है उसका नाम है मेगस्थनीज। उसका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत में आया था। मेगस्थनीज के बारे में कहा जाता है कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको जानकारी होगी कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। उस संधि में बहुत सारी, हम आपको मौर्य काल में बताएंगे क्या क्या हुई थी। उस संधि के तहत भारत में एक विदेशी लेखक, एक विदेशी यात्री आया था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। उसका नाम था मेगस्थनीज। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लगभग 15-16 वर्ष भारत में रहा। जो उसने देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। जो देखा समझा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ये पुस्तक में उसने उल्लेख किया है कि भारत जो है वो 7 जातियों में विभाजित है। जैसे कि कौटिल्य ने कहा है कि जो विभाजन है वो विभाजन 4 भाग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मेगस्थनीज ने जो लोगों को काम करते हुए देखा उसके आधार पर उसने इसको 7 भागों में बांटा है। नंबर 1 उसने बांटा कि नंबर 1 दार्शनिक, जो दार्शनिक यानी ब्राह्मण जो होते थे उनका नंबर 1 बताया। दूसरा किसान बताया। तीसरा योद्धा बताया। चौथा उसने
व्यापारी बताया, पांचवा पशुपालक, छठा निरीक्षक, निरीक्षक मतलब जो है गुप्तचर, और सातवां सभासद यानी मंत्री। ये वर्णन जो है मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने भारत की 88 नदियों का उल्लेख किया है, उनमें से गंगा, यमुना आदि नदियों के बारे में बताया है, और कहा है कि भारत की एक ऐसी नदी जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता है, जो कुछ भी नहीं तैर सकता है, उस नदी के बारे में जो बताया है मेगास्थनीज ने, उस नदी का नाम है सिलास नदी। सिलास नदी, सिलास नदी संभवतः ये जम्मू कश्मीर में है। कहते इस पर कुछ भी नहीं तैर सकता है। इसके साथ साथ मेगास्थनीज ने यह भी उल्लेख किया है कि जो चींटियां होती हैं वो सोने का संग्रह करती हैं। बहुत कुछ मेगास्थनीज ने बताया है। फिलहाल आगे हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे। तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उस इंडिका नामक पुस्तक मूल रूप से वो लगभग विलुप्त हो चुकी है, गल चुकी थी। इस इंडिका को पुनः संकलित, इस इंडिका को पुनः संकलित, इसको पुनः संकलित करने वाले का नाम है डॉक्टर श्वानबैक। 1846 में डॉक्टर श्वानबैक ने इसको पुनः संकलित किया था, और बाद में यही पुस्तक को जो संस्कृत भाषा में थी, इसको संस्कृत भाषा से इंडिका पुस्तक संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो हुआ था इसका 1898 में डॉक्टर मैकमिलन ने इसका अनुवाद किया था। मैकमिलन ने इसका अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज वर्तमान में जो पुस्तक उपलब्ध है वो डॉक्टर श्वानबैक की पुस्तक इंडिका उपलब्ध है। अंग्रेजी में जो उपलब्ध है वो डॉक्टर मैकमिलन की है। इसमें भारत की चंद्रगुप्त मौर्य कालीन व्यवस्था का पूर्ण उल्लेख इसमें मिलता है। इसके बाद जो नंबर 2 में आते हैं, आइए इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 में कौन आया था? तो नंबर 2 में जो आने वाला है उसका नाम है डाइमेकस। ये शैल्यूकस निकेटर का ये सीरियाई नरेश एंटियोकस, नरेश मतलब शासक एंटियोकस का ये राजदूत था। सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। और ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। डायमेकस सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत जिसका नाम था बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसकी कोई पुस्तक महत्वपूर्ण उपलब्ध नहीं है। नंबर 3 की बात करते हैं तो इसका नाम था डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का ये राजदूत था। ठीक है, टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये आया था सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसकी भी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इस तरह से ये सिकंदर के बाद आए हुए लेखकों में नाम आता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें अगला जो सिकंदर के बाद के कुछ लेखक हैं, जैसे जिनका नाम है ध्यान दीजिएगा स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी लिखी है।
इसको हम कहते हैं भूगोल। इसी तरह से टालमी ने भी भूगोल लिखी है। टालमी ने भूगोल लिखी है। इसी तरह से टालमी ने भी लिखी। इस तरह से प्लिनी ने लिखा है प्राकृतिक इतिहास। इसको हम कह सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियस सी। उसका नाम है 1 2 3 4 पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियस सी। पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियस सी। इस पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। किस पुस्तक का लेखक कौन था ये आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में इसका लेखक दिया है अज्ञात। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अज्ञात लिख सकते हो, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है तो कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियस सी ये पुस्तक ऐसी है जिसमें समुद्री व्यापार का उल्लेख इसमें मिलता है। खास तौर से दक्षिण भारत के समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। ये पुस्तक का लेखक जो है वो अज्ञात ही लिखना है आपको। तो मैंने अब बताया कि यूनानी रोमन लेखक ये पूरा हो गया। अब अगला हम बात करते हैं चीनी। आइए हम लोग बात करते हैं चीनी लेखक की। चीनी लेखक जो भारत में जितने भी चीनी लेखक यात्री जो भारत में आए थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री कौन था। तो भारत में सबसे पहला आने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम था सुमाचीन। ये भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री था। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। यानी जब मौर्योत्तर काल था तो मौर्योत्तर काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी के मुख्य रूप से ये कुषाण काल में आया था। इसकी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध नहीं मिलती है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा भारत में आने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम था फाहियान। ये दूसरा है फाहियान आया था 399 ईस्वी में आया था। और ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ये भी काफी समय तक भारत में रहा। जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उस चीनी भाषा में लिखी इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। इस पुस्तक का नाम है फो क्यों ये इसकी पुस्तक है। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ये अपने कई मित्रों के साथ आया था और उसने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है फो क्यों की। इसके बाद आखिर हम लोग नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 में जो आता है उसका नाम है, अगला जो आता है उसका नाम चीनी यात्री उसका नाम है सुंग युन। ये 518 ईस्वी में भारत आया और भारत में मुख्य रूप से ये गया था कहाँ, पांड्य राज्य में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगला चीनी यात्री जो आया था उसका नाम था सुंग युन। उसके बाद हम लोग नंबर 4 बात करते हैं। अगला जो आया था उसका नाम था ह्वेनसांग को भारत में आने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन ये गुप्त रूप से भारत आया था। कहते हैं कि चीन की सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे थे जिसके कारण इसको आने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन ह्वेनसांग गुप्त रूप से भारत में आ गया था। गुप्त रूप से भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था, उसका नाम था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग का वास्तविक नाम है युआन चवांग। इसका नाम है वास्तविक नाम है युआन चवांग इसका असली नाम है। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया। ये 629 ईस्वी में भारत के कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वर्धन के दरबार में कन्नौज के शासक यानी राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया
ह्वेनसांग यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहा। कहते हैं कि जब 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी प्रयाग में, जो इसने करवाया था हर्षवर्धन ने, जिसको मानते हुए 5वीं संगीति लगभग बौद्ध की मानते हैं, उस प्रयाग वाली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था, वहाँ पर उसने योग शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह से वो भारत में काफ़ी समय तक की यहाँ पर रहा, घूमता रहा। इसीलिए यह ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। इसको कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और इसको द्वितीय बौद्ध भी कहते हैं, यानी ह्वेनसांग को द्वितीय बौद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को द्वितीय बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसने भारत की अजंता और इलोरा गुफा के दर्शन भी किए थे। सबसे पहले अजंता गुफा को इसी ने देखा था और उन गुफाओं का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया में उसने अजंता गुफा का वर्णन किया है। इसमें उसने किसका वर्णन किया है? अजंता गुफा का वर्णन किया इसने। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है जिसके बारे में पूरी भारतीय व्यवस्था का उल्लेख किया है, और उस पुस्तक का नाम है CU की। ये इसकी मूल पुस्तक है जो चीनी भाषा में लिखी है। इसमें भी उसने उल्लेख किया है, और ये 645 ईस्वी में भारत से चीन चला गया था। कब गया है? 645 ईस्वी में भारत, 645 ईस्वी में ये चीन चला गया। कहाँ चला गया? चीन चला गया था। चीन चला गया, तो 645 में चीन चला गया। और इस तरह से ये चीनी यात्री में सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री है, इसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के साथ इसका एक मित्र भी आया था, उसका नाम था हुइली। ह्वेनसांग के एक मित्र भी आया था, उसका नाम था हुइली। ह्वेनसांग के एक मित्र था, ह्वेनसांग का मित्र जिसका नाम था हुइली। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला उसी का ही मित्र था जिसका नाम था हुइली। इस तरह से अगला चीनी यात्री बात करते हैं, तो अगला चीनी यात्री जो आता है उसका नाम है 5वां नंबर, इसका नाम है इत्सिंग। ये 671-72 में भारत आया और लगभग 696 में भारत से चला गया। उसने गुप्त साम्राज्य का उल्लेख किया है। इसकी पुस्तक का नाम है काउफाफो। इसकी पुस्तक का नाम है काउफाफो। ये चीनी पुस्तक है। इसकी पुस्तक में उसने भारतीय व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो इस तरह से भारत में आने वाले ये चीनी लेखक थे। समय समय पर चीनी यात्री आते रहे, उन्होंने अपना वर्णन भारत के बारे में उल्लेख किया है। अगली बात करते हैं अरबी लेखक। बात करते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखकों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से अरबी लेखक भारत में आए हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम बात करते हैं सुलेमान का। सुलेमान ये लगभग 850 ईस्वी में भारत आया था। ये अरब के रहने वाले थे। ये 850 ईस्वी में भारत में आया था। उसने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है सिलसिलाउत तवारीख। ये इसकी अरबी भाषा में लिखी पुस्तक है जिसका नाम है सिलसिलाउत तवारीख। सुलेमान ने प्रतिहार वंश और पाल वंश का उल्लेख किया है। इन दोनों का उसने उल्लेख किया है। ठीक है।
उसने प्रतिहार वंश के साम्राज्य को, इसके साम्राज्य को कहा है रुहमा। क्या कहा है? प्रतिहार राजवंश के साम्राज्य को इसने रुहमा के नाम से संबोधित किया है। अगला हम लोग बात करते हैं अरबी लेखक। उस लेखक का नाम है अल मसूदी। नंबर 2 बात करते हैं अल मसूदी ने जो उल्लेख किया है वो राष्ट्रकूट वंश और दूसरा उल्लेख किया उसने प्रतिहार वंश। इन दोनों का उसने उल्लेख किया है। तो उसने इन दोनों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। अल मसूदी ने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। इसकी पुस्तक का नाम है मुरूजुज जहाब। क्या नाम है इसका? मुरूजुज जहाब। इसकी पुस्तक का नाम मुरूजुज जहाब। अल मसूदी ने इलोरा गुफा का उल्लेख किया है। इलोरा गुफा का भी उल्लेख किया है। इलोरा गुफा का भी उल्लेख किया है। तो इस तरह से अरबी ये दूसरा लेखक भारत में आया था जो बगदाद का रहने वाला था। भारत में ये आया था लगभग 915 ईस्वी में भारत आया था। 915 ईस्वी यानी लगभग 10वीं शताब्दी में भारत आया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अल बरूनी लगभग भारत में ये लगभग 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। इसका पूरा नाम है अबू रेहान इब्न मोहम्मद अहमद अल बरूनी। ठीक है, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। पूरा इसका नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। ये इसका पूरा नाम था। इसने जो देखा समझा उसने अपनी अरबी भाषा में लिखी पुस्तक में उल्लेख किया। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या इसको कहते तहकीक हिंद। ये इसकी मूल पुस्तक है। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। अरबी भाषा में पुस्तक है। इस अरबी भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद, इसका हिंदी भाषा में, इसका अंग्रेजी भाषा में, पहले देख लें, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था डॉक्टर सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। फिर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले का नाम है डॉक्टर रजनीकांत शर्मा। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करके इसको इलाहाबाद के आदर्श प्रकाशन से इसको प्रकाशित किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज भी भारत के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में हिंदी भाषा में रजनीकांत द्वारा अनुवादित की गई पुस्तक आज भी सिविल लाइन में स्थित आदर्श प्रकाशन में आज भी ये पुस्तक उपलब्ध है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अरबी भाषा में थी। इसका समय समय पर इसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये भारत में आए हुए कुछ प्राचीन काल के विदेशी यात्री थे जो भारत में समय समय पर यहाँ पर आए हैं। कुछ अन्य विदेशी यात्री की बात करते हैं मोटे तौर पे जो मूल रूप से हैं। इनमें कौन कौन है ये देखते हैं। उनमें से कौन कौन है, जैसे भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री
भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली, इसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये आया था 1498 ईस्वी में, भारत में आने से पहला। फिर बात करते हैं नंबर 2, भारत में आने वाला पहला डच यात्री। भारत में आने वाला दूसरा, भारत में आने वाला डच यात्री। अभी बात करते हैं भारत में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, इसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल। तो पहला डच यात्री कार्नेलियस डी हाउटमैन, ये आया था 1596 में आया था। इसी तरह से अगला बात करते हैं हम लोग, भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी यात्री, उसका नाम था फ्रैंक कैरो, ये आया था 1667 ईस्वी में। तो इस तरह से भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में, पहला डच यात्री कार्नेलियस डी हाउटमैन 1596 में, पहला अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल आया था। ये आया था, इसको ऊपर लिख देते हैं, ये आया था लगभग 1599 में आया था। और पहला फ्रांसीसी यात्री फ्रैंक कैरो ये 1667 में। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको विदेशी हिस्ट्री में विदेशी साहित्य के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आपको आगे जो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर बताएं कि क्या इसमें है, किस तरह से है। तो दोस्तों इसको लाइक भी करें, और जय हिंद, धन्यवाद।